तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या था कि दो चार्जेज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि अगर एक 2 माइक्रोकूलम का है तो दूसरा -2 माइक्रोकूलम का होगा, इन दोनों को जब स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन होता है। अब इसलिए स्मॉल सेपरेशन बोला जाता है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बात हम करें इसकी जैसे H2O का करें, H2O तो OHH, तो इस पे डेल्टा माइनस आता है, इस पे डेल्टा प्लस आता था, यानी कि जितना चार्ज इस पे निगेटिव में आएगा उतना ही चार्ज इस पे पॉजिटिव में आता था। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है बहुत छोटा होता है, जनरली एंगस्ट्रम में आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में। तो जब दो स्मॉल चार्जेस को मैग्नीट्यूड में सेम है बट नेचर में अपोजिट है, उसको स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस करते हैं तो डायपोल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू Q, मतलब चार्ज ले लो, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्यों एक ले लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनटू जो लेंथ ऑफ डायपोल है 2a, लेंथ ऑफ डायपोल मतलब आपको याद होगा अगर ये Q है और ये -Q है तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल। तो ये 2a है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब आपको मैंने बताया था कि ये क्या होता है जी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। मैंने बताया था कि अगर स्मॉल c और ये m लिखा है तो ये सेंटीमीटर हो गया, लेकिन वही कैपिटल C और m ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका कूलम मीटर। ऐसा यूनिट जो इसका होता है वो कूलम मीटर होता है। क्यों? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है, इतना पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला जो एक्सियल डायरेक्शन का आया था हमारा, अगर आपको याद हो तो 2kp/r3, ये तब आया था जब r की वैल्यू बहुत बड़ी हो a के कंपैरिजन में, यानी कि r आपका मीटर में दिया हो और a मिलीमीटर में दिया हो, r आपका a में दिया हो सेंटीमीटर में दिया हो और a आपका मिलीमीटर में दिया हो तो नेग्लेक्ट कर लेंगे। जब ऐसा ना हो तो, ऐसा जब ना हो तो 2kpr और आपको याद होगा r² प्लस a² का पावर 4। कब? जब r भी आपका सेंटीमीटर में दिया हो और a भी आपका सेंटीमीटर में दिया हो, यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल भी सेंटीमीटर में हो और r भी आपका क्या हो, सेंटीमीटर में हो, तो उस केस में फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे जितना आपको याद होगा। अगर डायपोल मूवमेंट नहीं दिया है तो क्या करेंगे सर? तो ये k तो आपको पता ही है 9 × 10⁹ और डायपोल मूवमेंट होता है Q × 2a। तो चार्ज दिया हो और लेंथ ऑफ डायपोल दिया हो तो भी काम हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक्सियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम लोगों ने इसके बाद इक्वेटोरियल का किया था, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं? क्योंकि वो जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं, और सेंटर ऑफ डायपोल पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं इक्वेटोरियल डायरेक्शन। हालांकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था kp/r3, लेकिन हो सकता है कि आपका, अब हम लोग जनरली अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये माइनस साइन को हटा देंगे मैग्नीट्यूड में, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ऐसे नहीं पूछा तो k और q × 2h, और ये हमारा क्या था, ये हमारा ये था r² - a² का पावर 3/2, अगर आपको याद हो तो। तब जब r लगभग इक्वल हो किसके, a के मामले में इक्वलिटी का मतलब ये मत समझिएगा कि r दिया है 8 सेंटीमीटर तो a भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं। मतलब अगर r की वैल्यू सेंटीमीटर में है यूनिट में और a भी सेंटीमीटर में है तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। इतना आपको हो गया। फिर मैंने थोड़ा बहुत शायद बताया था आपको टर्क के बारे में, जिसकी वैल्यू थी PE sin थीटा। अगर P नहीं दिया है
तो Q इंटू 2a, 2a इज द लेंथ ऑफ डायपोल साइन थीटा। और इसका ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि टर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इन लोग का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। बताइए, एक थ्रोली रिवीजन हो गया आप लोगों का लास्ट क्लास का। अब हम लोग न्यूमेरिकल के तरफ आ सकते हैं। ओवरऑल जो हम लोगों का समरी था यही था, तो इस पे बेस्ड अभी हम लोग न्यूमेरिकल करने चलेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग अभी हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन करने का कोशिश अभी करेंगे ताकि हमारा अच्छा से क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद से आप लोगों को नोट्स मिल गया है ना, उसको लिख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा टाइम निकाल कर। थोड़ा सा डिले हो गया था मेरे से भेजने में, तो लिखिए क्वेश्चन। टू चार्जेस वन, टू चार्जेस के बाद कॉमा डालना है, 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम। टू चार्जेस आर प्लेस्ड, मतलब आर 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 millimeter apart, 1 millimeter apart. Calculate the dipole moment. Calculate the dipole moment. बताइए, दो चार्जेस है, ±5 माइक्रोकूलम को 1 मिलीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया है दोनों को। आपको बताना है कि डायपोल मोमेंट कितना होगा। आंसर आया? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और सेपरेशन 2a का वैल्यू कितना है, 1 mm, यानी कि 10⁻³ मीटर। तो p क्या होता है, q × 2a। q कितना, 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ तो कितना हो गया, 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। कोई दिक्कत? किसका किसका ये आंसर आ गया था? एक बार जो बच्चे प्रेजेंट है नाम अपना बता दे। आदर्श। दूसरा? थर्ड? आदित्य। फोर्थ? अंजनी। फिफ्थ? सिमरन। एंड सिक्स्थ? कोई छठा भी स्टूडेंट आया है ना? प्रीति। चलो, सबका बन गया, सबका बन गया। यस सर। किसी को कोई इशू है इसमें तो पूछ सकता है। सेपरेशन का मतलब ही है लेंथ ऑफ डायपोल। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लाइन से लिखा हुआ रहता है, तो वो क्लियरिटी आपका होगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो। फिर लिखिए नया क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन
held at 30 degree, an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम experiences a torque of 9 into 10 का पावर -26 न्यूटन मीटर, experiences a torque of 9 into 10 का पावर -26 न्यूटन मीटर, full stop. Calculate dipole moment of the dipole. Calculate dipole moment of the dipole. टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल दिया है, आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है। सर एंगल भी नहीं दिया हुआ था। एंगल दिया है हेल्ड एट 30 डिग्री। ठीक है। Sir, 1.8 into 10 का पावर -29. 1.8 इंटू 10 का पावर -29 यूनिट क्या होगा? यूनिट। वैल्यू आपका सही है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पीई साइन थीटा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। नहीं, टॉर्क का यूनिट मैंने आपसे नहीं पूछा, डायपोल का होता है कूलम मीटर। पी साइन थीटा। अब ये टॉर्क आपका दिया हुआ है, कितना टॉर्क दिया है क्वेश्चन में? एक बार जरा पढ़ के बोलना कोई। हमें पी पूछा है, तो टाउ बाई ई साइन थीटा। हाँ बोलिए। 9 इंटू 10 का पावर -26। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 का पावर -3। क्या है? नहीं सर, 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 और साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना हो जाता है? 1/2। तो अगर हम ये पुट करने जाएं तो हमारा कितना आया है आंसर? इसको कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस कूलम मीटर। वेरी गुड। अच्छा, अगर टॉर्क मैक्सिमम पूछेगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू हम लोग कितनी लेके चलेंगे? अगर टॉर्क में। बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है, जो हमारा डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन हुआ था, उसमें जो ए ले रहे थे, वो अगर मान लो लेंथ ऑफ डायपोल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितनी लेंगे? अगर लेंथ ऑफ डायपोल दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितनी लेंगे? 5 सेंटीमीटर। गुड। बाकी बच्चे भी समझ लें। क्यों? क्योंकि हम जो भी अपना डिस्टेंस कंसीडर किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सेंटर ऑफ डायपोल से कंसीडर किए थे, इसीलिए वो जो लेंथ ऑफ डायपोल होता है वो 2a का वैल्यू होता है।
चलिए खैर अभी क्वेश्चन करते हैं टॉर्क का थर्ड। हर क्वेश्चन का 3-3 करेंगे ताकि क्लियरिटी ज्यादा हो, और उसके बाद भी करेंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक की तरफ भी चला जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 का power -7 coulomb. Charges of magnitude 1/3 into 10 का power -7 coulomb separated by 2 centimeter. Charges of magnitude 1/3 into 10 का power -7 coulomb separated by 2 centimeter. Full stop. The dipole is placed in an external field. The dipole is placed in an external field of 3 into 10 का power 7 Newton per coulomb. Dipole is placed in an external field of 3 into 10 का power 7 Newton per coulomb. What is maximum torque? What is maximum torque the electric field exert on the dipole? बताइए।
आ गया जी? किसी का आंसर आया? हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। नहीं आया क्या आंसर? क्यू कितना दिया हुआ है? 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 2a का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। और ई आपका दिया हुआ है और मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है। क्यू कितना है आपका? 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 2a का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3 इंटू 10⁻7। तो एक बात बताओ, आपको मैक्सिमम टॉर्क पूछा गया है, तो मैक्सिमम टॉर्क पीई होता है। पी मतलब क्यू इंटू 2a और इंटू ई। तो 1/3 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻2, 3 इंटू 10⁻⁻+7। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 3 भी कैंसल आउट हो गया। कितना बचा? 2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर, या 0.02 न्यूटन मीटर भी अगर लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बना नहीं था क्या अभी आप लोगों से? कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी आदर्श? नहीं सर, बन गया था बस। बन गया था ना? अंजलि थोड़ा सा अंजनी जो लास्ट भी में कैलकुलेशन। हाँ, बाकी के जो प्रीति, अंजनी, अंजलि, आदित्य, ये सबको समझ में आ गया? यस यस सर। Yes, sir. चलिए, अब ये टर्क वाले क्वेश्चन से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन पे। आई होप कि अब इस टर्क से रिलेटेड कुछ भी पूछे, एंगल पूछे, टॉर्क पूछे, चार्ज का भी वैल्यू पूछे, या सेपरेशन भी पूछ ले, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ ले, मैं इतना होप रखता हूं अब आप लोगों से कि आप लोग कैलकुलेट करके बता देंगे। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो तीनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये इसमें से 2 बोर्ड में आया हुआ है और 1 कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन था। यानी कि तीनों क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे सोचते क्या है कि सर क्लास में तो बन जाता है, लेकिन घर पे बनाने जाते हैं तो नहीं बनता है। तो वो होता क्यों है? क्लास में इसलिए बन जाता है क्योंकि क्लास में अभी हम लोग फ्रेश फ्रेश पढ़े रहते हैं, सारा कंसेप्ट हमारे दिमाग में होता है, और एट रैंडम हम फॉर्मूला पुट करते हैं और वो चीजें हमें मिल जाता है आंसर के रूप में। घर पे प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं ना कहीं रिवीजन में लैकिंग होती है, रिवीजन नहीं होता है। कभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो अपने आप को ब्रिलियंट मानो ही ना, अपने आप को इंटेलिजेंट मानो ना, अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझो। सबसे पहले जिस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट को थ्रू आउट एक बार रीड कर लो, थ्रू आउट एक बार पढ़ लो। उस पे सॉल्व जो कॉपी में नोट्स में क्वेश्चंस है उसको थोड़ा 2-3 बार देख लो, और फिर तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो।
इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो आप अंदर से अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे। अगर ऐसे ही उठे यार यार चलना पड़ा तो हूं ना, करता हूं ना चल के, आप चलो ठीक है बनाए भी, और एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद जब आपसे प्रॉब्लम आने लगा आपको और आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आप अंदर इरिटेट हो जाओगे, बोलोगे कि ये छोड़ नहीं हो रहा है, हटा, और हटा के फेंक दोगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है। कभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ, पहले थियरी कंसेप्ट को एक बार देख लो और फिर करो। कोई कंपटीशन थोड़े है कि ये नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब कंपटीशन आएगा तो उसके लिए प्रिपेयर होंगे, जब टेस्ट होगा तो उसके लिए प्रिपेयर होंगे, और चैप्टर जब एंड होगा तो आपके दो टेस्ट होंगे, एक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और एक सिर्फ न्यूमेरिकल। जब भी चैप्टर एंड होगा दो टेस्ट हुआ करेंगे। चलिए लिखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, calculate the electric field due to an electric dipole of length 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2a का वैल्यू है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस ऑफ 1 microcoulomb at an equatorial point 12 centimeter from the center of dipole, 12 centimeter from the center of dipole। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, और मैंने बताया था कि निगेटिव साइन आप न्यूमेरिकल में नहीं पुट करेंगे। निगेटिव साइन इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि वो निगेटिव बताता है कि डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप न्यूमेरिकल में माइनस साइन को हटा के करेंगे। यहाँ पे चार्ज भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायपोल भी दिया हुआ है, और आर की भी वैल्यू दी हुई है, और तो आर यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बाद में उसको मीटर में आप बदल लेना। ए का वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आर और ए दोनों कंपरेबल है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा 2k/q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये वाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 k/q/2a। ये इक्वेटोरियल और एक्सियल का 2k/q/2a इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। ये एक्सियल का था और ये इक्वेटोरियल। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना है और अभी करना है। जब ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन खुद से ट्राई करने हैं क्योंकि एग्जाम में खुद ही सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? सबका वैल्यू दिया है। k का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9, q का भी वैल्यू दिया है, 2a का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ a 5 हो जाएगा और ये r 12 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा SI यूनिट में।
सॉल्व हो रहा है? सर 0.4. एक सेकेंड। जीरो पॉइंट फोर नहीं, Yes, sir. थोड़ा सा सही करिए आप। ऊपर में -6 और -2, -8 और 9, 10 बच जाएगा। 9 इंटू 10 ऊपर में बच गया, 10 बचेगा या कितना बचेगा? एक और 0 बचेगा। और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 144 और 25 ऐड करते हो तो आता है 169 और 10 का पावर -4 का पावर 3/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 900 ऊपर में और 169 इंटू 10 का पावर -4 का स्क्वायर रूट और फिर पावर क्यूब। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 900 रहेगा एज इट इज। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और इसका हो जाएगा 10 का पावर -2 का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू जो आएगा वो आना चाहिए 4.096 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। 4.096 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्यों? 13 का क्यूब करना होगा पहले। 13 का स्क्वायर 169, 169 इंटू 13 करेंगे और ये हो जाएगा 10 का पावर -6। तो जब वो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करके इतना वैल्यू आएगा। बताओ पहले ऊपर से लेके यहाँ तक में किसी को कोई इशू है? तो ये तो खैर सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग आप लोगों को लगेगा लेकिन हो जाए। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये जो मुझे 0.4 बताए थे वो किस बेसिस पे? आपने डायरेक्ट आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया था क्या? No, sir. अच्छा, यहाँ तक बताओ पहले किसी को कोई इशू है, प्रॉब्लम, डाउट, संदेह, दुविधा, दिक्कत, उलझन, कुछ भी इस कैलकुलेशन में? देखिए कैलकुलेशन आपका जितना फाइन होगा ना, फाइन इन द सेंस कहने का मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हमें 1 सेकंड में लाना है या 2 सेकंड में लाना है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो जब प्रैक्टिस होने लगेगा तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में है तो हमें 1 बाय 1 चीजें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप करके। एक बार आप कैलकुलेटर पास में हो या जैसे भी हो एक बार कंफर्म कर लो तो ये वैल्यू आ रहा है। Yes, sir. चलो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सर हाँ सर उसके पावर को 1 + 1/2 करके निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, 1 + 1/2 करके नहीं, लेकिन ऐसे करने में फिर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपकी मर्जी, जैसे भी हो। जैसे मैंने पहले स्क्वायर रूट ले लिया फिर क्यूब कर दिया, आप 2 पार्ट में भी स्प्लिट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two point charges, each of 5 microcoulomb, but opposite in sign, are placed 4 centimeter apart. Are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity. Calculate the electric field intensity at a point distance 4 centimeter from the midpoint, at a point distance 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. On the axial line of the dipole. यहाँ पर भी R और A में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक्सियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 2kPr/r² - a² का पावर 2 या 2kQ/r/r² - a² का पावर 2। क्या? The first line question. First line, 2 point charges of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart. Yes, sir.
क्या जी आ जाएगा आज आंसर? सर 10 to power 8 आया। फिर से बोलिए 10 का पावर 8। यस सर। कैसे 10 का पावर 8 आ जाएगा? 2.66 इंटू 10 का पावर 5 आएगा। नहीं नहीं, 10 का पावर 8। वेरी गुड, 10 का पावर 8, वेरी गुड। सबका आया 10 का पावर 8? ये किसका 10 का पावर 8 आया है? बताइए। सर नहीं आती। वेरी गुड। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 10 का पावर 8 न्यूटन पर कूलम आएगा। किसी को कोई पूछना है? यस सर। ओके, अब एक चीज, अब हम लोग आएंगे अपने टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो एक्चुअल में हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल में हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट क्लियर बहुत कुछ को करता है। इससे क्वेश्चन भी एक दो बनता है, बोर्ड में भी आता है, और कंपटीशन में इसका एप्लीकेशन ज्यादा है, या आगे के चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। तो अभी हम उस चैप्टर टॉपिक को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, और इस टॉपिक को आपको साथ ही साथ लिखते चलना है कि क्या है कैसे है, क्योंकि इसमें चीजें आपको लिखनी है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने जमाने में, उन्होंने इस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी लाइन उन्होंने ड्रॉ किया था, देखने के लिए, समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेसिकली उनका टारगेट क्या था कि उन्होंने एक सपोज करो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उन्होंने इस रीजन में एक चार्ज को लाकर रख दिया। तो जैसे चार्ज को लाकर रख दिया, तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, Q इंटू E। याद है आपको, मैंने बताया था। अब उन्होंने देखा, हालांकि देखा या नहीं देखा, हाइपोथेटिकली उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ये चार्ज मूव कर रहा है ना, वैसे वैसे डायरेक्शन भी मूव कर रहा है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे जिस चार्ज को Q को लाकर रखे थे, जैसे जैसे चार्ज मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया, ये होप लगाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, और ये मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन ये सब चीजें नहीं ज्यादा सोचना है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का कंसेप्ट देते हैं। हमें ध्यान से पढ़ना है इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज को याद रखना है, कैसे ये एक्सप्लेनेशन होगा वो याद रखना है, ताकि क्वेश्चन हमारा आए तो बने। सबसे पहले बात, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी सही से किया जा सके। यानी कैसे पता चलेगा
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, या चार्जेस एक दूसरे के क्लोज हैं, इन सब का हाइपोथेटिकली आइडिया लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फिर वन बाय वन समझते चलेंगे, सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines drawn in electric field, drawn in electric field in such a way that, drawn in electric field in such a way that tangent at each point of the line, tangent at each point of the line gives the direction of electric field at that point, gives the direction of electric field at that point। सभी ने डिफिनीशन लिख दिया? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब सुन, एक टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया था एक बच्चे से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखता क्यों नहीं है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि बहुत पतला होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखता क्यों नहीं है, इसका रीजन ये होगा? नहीं सर। क्या होगा रीजन इसका? So वो imaginary है line sir. हाँ इमेजिनरी है, और इसमें अब इसको इतना भी हल्के में नहीं लेना है कि चलो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कैसे हूँ दिमाग में रख लेंगे, नहीं। इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है इस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज करो कि सबसे पहला चीज है कि अब प्रॉपर्टीज डाल लेते हैं, और 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते चलेंगे और सारा डिस्कस भी करते चलेंगे, क्लियर भी हो जाएगा और हमारा नोट्स भी मतलब टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिफिनीशन से ही बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है कि टेंजेंट एट each point of the line gives the direction of electric field at that point। यानी सपोज करो कि ये ऐसे एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ किया गया है, एक कंटिन्यूअस लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो P है, ये Q है और ये R है, 3 पॉइंट हमने ले लिया, P ले लिया, Q ले लिया और R ले लिया। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है, तो सिंपली ये टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, किसी भी पॉइंट पे, तो आपको ये लाइन दिया गया रहेगा, इस लाइन पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपका जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो किसी न किसी बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन क्या आएगा कि सर टेंजेंट तो हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे ना,
आ सकता है मन में कि सर हम ये डायरेक्शन इधर ना दिखा के इधर भी तो दिखा सकते थे? किसी के मन में ये क्वेश्चन आया? कोई ऐसा सोच रहा है कि जो आपने डायरेक्शन इधर से दिखाया है हम इधर भी तो दिखा सकते थे? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको पता रहेगा कि ये जो लाइन जनरेट हुआ है, ये फील्ड जो जनरेट हुआ है, ये वाला जो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, वो किस चार्ज के वजह से है? पॉजिटिव चार्ज के वजह से है या निगेटिव चार्ज के वजह से है? वो चार्ज इधर रखा गया है या इधर रखा गया है, आपको क्लियर रहेगा। बात समझ में आई? अभी हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया है, इधर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके उससे दूर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए। क्लियर है? कोई भी पूछता है कि ये टेंजेंट आप ऐसे क्यों दिखाए हो, ऐसे क्यों नहीं दिखाए हो, तो ये डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है वो कैसे चार्ज की वजह से ड्रॉ किया गया है, पॉजिटिव से या निगेटिव की वजह से, और चार्ज को किधर रखा गया है, चार्ज को इधर रखा गया है या इधर रखा गया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। Yes. इसे मिटा दूं? मिटा दूं ना? Yes, sir. चलिए सेकंड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन start from positive charge and end at the negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज के तरफ आता है। आपको मैंने बताया था कि क्या बताया था कि सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहाँ होता है, निगेटिव चार्ज से। ओके, टर्मिनेट या एंड जो भी बोल लो। निगेटिव चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज के तरफ होता है फील्ड, ना कि उससे दूर होता है। क्लियर है? Yes, sir. अगर वही मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको कोई, आप लोगों को आपत्ति ना हो तो, अगर इंडिविजुअल चार्ज के वजह से ड्रॉ करने के लिए बोल दिया गया, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, इसी में आप मेंशन कर लीजिएगा, इसी प्रॉपर्टी में। तो इंडिविजुअल चार्ज के वजह से तो ऐसे दिखा देंगे, ये बना लीजिए। अगर इंडिविजुअल चार्ज के वजह से दे रहा है कि इंडिविजुअल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इंडिविजुअल पॉइंट निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा? एक बच्चा आया पिछले साल बोर्ड का एग्जाम देकर, तो वो मेरे से बोला कि सर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न आपने हमें नहीं बताया था। मैंने बोला, मैं सरप्राइज हुआ थोड़ा बहुत कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं बताया हो कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का पैटर्न होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया था। डायपोल कैसे बनता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के वजह से बनता है। और अभी मैंने जो आप लोगों को बताया पॉजिटिव और निगेटिव वाला,
ये क्या है? ये डायपोल के वजह से ही तो है। तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिए। ये जो मैंने डायग्राम बताया था, आप ये भी डाल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आया इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, तो ये काम हम कर देंगे, तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? हालांकि ऐसा क्वेश्चन 3-4 बार एक एक नंबर का पूछा जा चुका है, रिपीट कर करके अलग अलग साल में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से। तो उसमें कोई, अब देखिए नए प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा? 3rd। पूछता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप एक बात बताओ, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसे करेगी? बोलो हाँ या ना। यस। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे पॉसिबल है, यहाँ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा एक ही पॉइंट पे, एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस एक सर, ही एक पॉइंट पॉइंट पे पे एक से ज्यादा टेंजेंट आ जाएगा, तो एक से ज्यादा टेंजेंट आ गया तो एक से ज्यादा डायरेक्शन हो भी जाएगा। तो क्या पॉसिबल होगा? एक पॉइंट पे एक ही चीज का 2 डायरेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, या तो इधर जा रहा होगा, नहीं तो इधर आ रहा होगा, नहीं तो इधर जा रहा होगा, नहीं तो इधर जा रहा होगा। एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। पॉसिबल है क्या? नो सर। तो क्या लिखेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because there cannot be more than one direction at a point. Because there cannot be more than one direction at a point. इसमें कुछ कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा लिखा गया जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो पढ़े हैं उसी बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। तो 1-2 चीजों में कंट्राडिक्शन जनरेट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने सुना कुछ और था, बोला कुछ और गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एज सिंपल एज दैट इसमें रहना है। 4th प्रॉपर्टीज कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। यस सर। लेकिन ये नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब आप एक बात बताओ, क्लोज लूप कब बनेगा? जब यहाँ से ऐसे चले और यहाँ पर ऐसे पहुंच गए, तब जाके क्लोज लूप बनेगा ना। बताइए, इसको क्लोज लूप बोलेंगे कि इसको क्लोज लूप बोलेंगे? किसको बोलेंगे क्लोज लूप? ये क्लोज लूप है कि ये है? बताइए। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। क्यों फर्स्ट वाला? क्योंकि क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से चले घूम घाम के वहीं पर पहुंच गए। तो अब एक बात बताओ, मान लो कि तुम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और निगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, यहाँ से जाके टर्मिनेट हो जा रहा है भाई। क्लोज लूप बनाने के लिए इसको ऐसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्लोज लूप बनाने के लिए इसको निगेटिव चार्ज से होके बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी फील्ड लाइन
निगेटिव चार्ज से बाहर नहीं निकल सकता है, उसको उतना स्पेस नहीं मिलता है कि वो इजीली आसानी से बाहर निकल सके या कितना भी तकलीफ उठा के निकल सके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज से अवे कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लिखिए, टू फॉर्म क्लोज लूप, to form closed loop, electric field line must be emerged from negative charge, which is not possible. लिख लिए। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमर्ज कराना पड़ेगा निगेटिव चार्ज से, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपके दो क्वेश्चन एक एक नंबर वाला था। पहला इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है, और दूसरा ये कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है, बड़ा आसान है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉल नॉर्मल टू द कंडक्टर। यानी कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली फॉल करता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है आते वक्त। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों, ये क्या नया आ गया कहानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा फॉल करेगा नॉर्मल टू द कंडक्टर। एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पैरेलल हो गया, आप थोड़ा सोचना। अच्छा, इतना तो पता है ना कि स्टैटिक कंडीशन में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। इस बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो? स्टैटिक कंडीशन में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जब Yes. तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉल नॉर्मल टू द कंडक्टर। क्यों? अगर पैरेलल हो जाता तो सर क्या फर्क पड़ता? पैरेलल हो जाता तो मान लो कि ऐसे कंडक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता ना, तो क्या होता मैं बता रहा हूँ। टेंजेंटियली जब फॉल होता तो क्या होता मैं बता रहा हूँ, वो चार्जेस पे फोर्स लगाना शुरू कर देता, और फोर्स लगाने के वजह से चार्ज मूव करने लगता, और चार्ज मूव करने के वजह से करंट फ्लो होने लगता, जो स्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द कंडक्टर होता है, पैरेलल क्यों नहीं होता है, पैरेलल अगर हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, और फोर्स लगाने के वजह से चार्ज के पास टेंडेंसी आ जाएगा मूव करने का। फोर्स लगाने के वजह से चार्ज के पास टेंडेंसी आ जाएगा मूव करने का, और वो मूव करने लगेगा, और मूव करने के वजह से करंट आ जाएगा, जो कि स्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। किसी बच्चा को कोई आपत्ति? याद रहेगा sir. या याद रहेगा कि लिखवा दूं? याद रहेगा? चलो लिखवा देता हूँ, चलो अच्छी बात है। लिखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
if the electric field lines are not normal to the conductor, comma, the component of electric field parallel to the surface would would cause the electrons to move and would set up a current on the surface full stop, but no current flows in the static condition or equilibrium condition. हो गया? प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to number of electric field lines passing through unit area। यानी सपोज करो एक साइज का 2 एरिया कंसीडर आपने कर लिया, एक में 3 लाइन पास कर रहा है और एक में 4 या 5 या 6 या 7 जितना पास कर रहा है। आपने एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया और उसमें आपने देखा कि कितना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने हैं, 6 है या 5 है, 5 है। तो जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, इसको मान लो हम Q मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, तो EP और EQ, तो EQ का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा किससे, P से। यानी कि आप एक एरिया कंसीडर कर लो, ये बोर्ड का एरिया कंसीडर कर लो, 2, एक में आपका 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है और एक में आपका 5 पास कर रहा है, तो 10 वाले का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या होगा कि यहाँ पे 10 वालों के कंडीशन में नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल अगले क्लास में सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग पर होने चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। इरेज करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। कितना नंबर प्रॉपर्टी जाएगा इसके बाद? 7। अब एक चीज आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं, शायद हम लोग जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर and are at equidistance from each other in uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगा और इक्यू डिस्टेंस पे होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्यू डिस्टेंस पे होंगे। और पता भी है यूनिफॉर्म है तो पैटर्न एकदम सीधा साफ सुथरा होगा, इधर उधर होगा नहीं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 8। आई होप 2 प्रॉपर्टीज और होगा, 2 या 3। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या 1 नंबर का, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर जब भी प्रॉपर्टीज पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का बोर्ड में, तो हालांकि याद नहीं है तो कोई भी 2 लिख दो चलेगा, लेकिन कोशिश करना वो 2 प्रॉपर्टी लिखने का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है और कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। और जब तक एक्सप्लेनेशन ना पूछे तो आप खुद से एक्सप्लेन करना नहीं, ठीक है। जब तक वाई ना पूछते वाई, तब तक एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देना है। तो बोलोगे कि सर अभी नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न रहता तो आप क्या करते? तो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न रहता तो कुछ ऐसे ड्रॉ होता, यानी कि कोई लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं होता। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में कोई पैरेलल नहीं, कोई किधर से भी घूम के आ जाएगा, वो इधर से घूम के चला आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और, लगता तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखना जरूरी है। कितना नंबर है? 8 नंबर है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is high when electric field lines are close to each other, while strength is low where field lines are apart from each other। मतलब एक दूसरे से अगर दूर है तो। तीन पॉइंट दिए हैं, पी क्यू आर। एक रिलेशन बता दो तो कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? पी पे सबसे ज्यादा होगा क्यू के कंपैरिजन में और आर के, यानी कि जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक सबसे अहम प्रॉपर्टी और लास्ट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट inside the conductor। electric field lines are
absent inside the conductor, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो एब्सेंट होता है कंडक्टर के अंदर। यानी कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं होता है। ये बताइए आज का जो टॉपिक हुआ न्यूमेरिकल हुआ वो सारा चीज क्लियर है सभी का? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक बात अब आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लगेगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे। 3 क्लास मैक्सिमम में ये सारा टॉपिक, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद से थोड़ा सा स्पीड हम लोगों का बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बेसिक चैप्टर ये जो हमारा है जो कि और अच्छा से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हर चैप्टर के एंड में 2 टेस्ट होगा। एक ये होगा कि आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जो कि सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल होगा, सब्जेक्टिव थियरी होगी। एक होगा जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। याद रहे कि मैं पूरा फुल टू प्रैक्टिस कराकर ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे 1-2 क्लास और लेना चाहिए, कम लग रहा है, तो वो 1-2 क्लास हम लेंगे एक्स्ट्रा इस चैप्टर में। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं खत्म करेंगे कि हाँ चलो भाई जिम्मेदारी हटाएं, चैप्टर फिनिश हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये बात को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आप लोग नोट्स लिख लिए हो कि अभी नहीं लिखे हो? तो अगर नहीं लिखे होगे, पूरा नहीं लिखे हैं। हाँ जो भी है, नहीं भी लिखे होंगे तो कम से कम इसको जो आज पढ़ाए हैं उसको एडअप कर लेना है। और मैं आप लोगों को 7 या 8 क्वेश्चन डायपोल वाला से अभी मैं सर को भेज दे रहा हूँ, वो आप लोग लेके बना लेंगे, ठीक है ना? Sir, एक क्वेश्चन था। कौन सर सा? k का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9 पे करेक्ट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से कौन सा वैल्यू कब यूज करना है, कैसे पता चलेगा? अच्छा नहीं नहीं, वो के का वैल्यू ही होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9.10 पावर 9। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि f = ऐसे लिख दो, या तुम्हारी अपनी मर्जी है इसको ऐसे लिख दो। और मैंने ये भी बताया था कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बताए थे, तो पहले ई निकाल लो और उसको एप्सिलॉन r से डिवाइड कर दो। ये तुम्हारे अपना चॉइस है कि ऐसे बोलना चाहते हो, ठीक है। यस सर। तो हम लोगों को आसान लगता है कि Q1 Q2/r² बोल देना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए इतना रिवाइज करिए, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, और आप लोग आराम से रिवाइज करके नोट्स बना के क्वेश्चन सारा बना के रेडी रहिएगा अगले क्लास के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछना है, डिस्कस करना है।